हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ये मल्चिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब मल्चिंग क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मल्चिंग जो है एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की तह के शीर्ष के ऊपर फैली हुई है। और मल्चिंग मिट्टी की नमी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और खरपतवार के विकास को कम करने में मदद करती है। और कंपोस्ट क्या होता है? तो कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक को सामंतों को मिर्जा राजा खिताब दिया गया था? तो ये जय सिंह और जसवंत सिंह, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। राजा जय सिंह आमेर का और राजा जसवंत सिंह मुगल सेना में योग्यतम सेनापति थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर साल दूसरे नए साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? एक तिहाई सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी इसको ऑप्शन का सी ऑप्शन सही है। चलिए, अब राज्यसभा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को बुलाई गई थी। राज्यसभा को ऊपरी सदन, बुजुर्गों के निकाय सदन के रूप में भी जाना जाता है। और राज्यसभा की जो स्थापना हुई थी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफर को भेजा था। मलिक काफूर, जो कि एकदम सेनापति था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राजाओं पर मलिक काफूर ने के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है। तो ये शाहजहां के संरक्षण में थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये 1510 ईस्वी में किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब पुर्तगालियों द्वारा कब्जा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था
और 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। गोवा को ही पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया था। (1511) ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ईस्वी में हारभूज पर भी अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि वास्तविक पुर्तगाली जो है साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है, याद रखेंगे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। इसका कार्यकाल था 1505 से 1509 तक। इसकी एक फेमस कृति क्या है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी की इसने शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिवरु और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो ये भित्ति चित्रकारी मौजूद है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो भित्ति चित्र के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रों से ही होता है। बादामी, चितानवासल, एलोरा, बाघ, अजंता आदि में भित्ति चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। अब अजंता एक फेमस गुफा है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कई बार पूछा गया है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। ठीक है, अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं और अजंता की गुफा में बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा की खोज जो है जॉन स्मिथ द्वारा 1819 में की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, तो ये साइमन कमीशन की, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और विरोध के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जेम्स स्कॉट द्वारा किया गया था, ये आप याद रखेंगे। और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को राज्य सचिव बर्गनहेड द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य का अंग्रेज होना इसके विरोध का मुख्य कारण है। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ये पूछा भी जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण बहिष्कार निर्णय लिया गया था, तो 27 दिसंबर 1927 को मद्रास अधिवेशन में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1927 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो एम अंसारी ने की थी। एम अंसारी ने 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तत्पश्चात संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कई बार पूछा भी गया है, तो 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने की थी और दूसरी ओर सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन एवं मोहनलाल अंत तक युद्ध करता रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं
जो कि आपको याद करनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो ये अरुंधति रॉय ने लिखा है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अरुंधति रॉय, इनके बारे में अन्य उपन्यास भी इन्होंने लिखे, हम देख लेते हैं। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय ने लिखा है, और सलमान रसूदी भी ऑप्शन में है। 2 years 8 months एंड 28 नाइट्स सलमान रसूदी ने लिखा है। और 5 पॉइंट समवन हाफ गर्लफ्रेंड ये चेतन भगत ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? ये ऑप्शन ए 1892 ईस्वी में बना था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दादा भाई नौरोजी को वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। और नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम में, भारतीय राजनीति के पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को आप याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? तो ये 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी की सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है लिखित पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल माना जाता है। नौरोजी ने 1865 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। पहला 1886 कोलकाता में की थी, दूसरा 1893 में लाहौर में की थी, और तीसरा जो है वर्ष 1906 में कोलकाता में की थी। और नौरोजी ने पत्रिकाएं भी संपादित किया था। इन्होंने वर्ष 1891 में रहनुमा मजदायासन सभा और 1854 में पाक्षिक पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का प्रकाशन किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दादा भाई नौरोजी के संबंध में, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। BR अम्बेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो ये 1990 में दिया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। BR अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इसको ऑप्शन का ए राइट आंसर है। अब दयानंद सरस्वती के बारे में प्रमुख उपलब्धियां हम देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा है। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम्स में। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ये कई बार पूछा भी जाता है। तो ये दयानंद सरस्वती ने किया है, जो कि 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये भी कई बार पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने, याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराया था 1867 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम से आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो ये सिक्किम में जो है किया गया है। सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है और इन्हें 1995 भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले भूटिया ने 2001 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। वह भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर हैं और उन्हें वर्ष 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और सिक्किम राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो ये हजीरा बंदरगाह, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सभी बंदरगाह के बारे में हम देख लेंगे एक करके। हजीरा बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे कांडला, वेदी, मुद्रा, जामनगर जिसका नाम एसिका हो गया है, ओखा जिसका नाम पोरबंदर हो गया है, भावनगर आदि। ये कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है और प्रायद्वीपीय बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से, वही संबंध वृक्क का है नेफ्रोनोलॉजी से है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पी प्रतिरोध वाले धातु के 4 तार बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर का पी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग की स्थिति क्या होगी? तो ये संकुचित होगी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा में सबसे पहले बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सही है? विद्यार्थी का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है नेत्र का, विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु से दूर हो गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है। अगला इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए निकट बिंदु दोष और दूर निवारण के लिए जो लेंस यूज किए जाते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष एवं उसके निवारण के लिए उपाय है मायोपिया, इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइप्रोमेट्रिया, इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता, इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। और प्रेस बायोपिया, इसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। दूर दृष्टिदोष हाइप्रोमेटिया में नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है और इसके कारण व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए उसे 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है।
दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तर लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है और उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तर लेंस को रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करने को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है। जब किसी हवाई जहाज का वजन लिफ्ट बल के बराबर हो जाता है तो हवाई जहाज एक समान वेग से आगे बढ़ने लगता है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हम देख लेते हैं। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। यह आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये इनका सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन है केवल पृथ्वी तथा बिंदु के द्रव्यमान के बीच होता है, केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है, केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यह प्रकृति का सबसे क्षीण बल है। यह न्यूनतम दूरी तथा अनंत दूरी दोनों के बीच कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव आंखों में निकट दृष्टि को क्या कहा जाता है? तो ये मायोपिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस लेंस दूरी उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। और एक और होता है जरा दृष्टि दोष, इसके लिए प्रेस बायोपिया कहा जाता है इसे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका राइट है। बड़े तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। सूर्योदय का या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कम प्रकिरणित होता है तथा उसकी दूरी तय करता है, अधिक दूरी तय करता है। प्रकाश के मार्ग में जल की बूंदें एवं धूलकणों द्वारा प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, इसे प्रकीर्णन कहा जाता है। और रेले के अनुसार जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का निम्न उदाहरण है इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण। ये सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब इंद्रधनुष के निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं होती है। एक अपवर्तन भी होता है, पुनः आंतरिक प्रवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। 3 प्रक्रियाएं होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? तो ये क्रोमियम का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाले हस्तांतरित कृषि का एक रूप है, तो ये झूमिंग है, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। जूमिंग या स्थानांतरित कृषि सबसे प्राचीन पद्धति है। जूमिंग के तहत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब धूपगढ़ की पहाड़ियाँ, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं और सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो ब्लॉक है। सतपुरा श्रेणी जो है नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि सतपुरा श्रेणी किन नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बिहार एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। काकोला जलप्रपात किस बिहार के किस जिला में स्थित है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो ये नवादा जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। काकोला जलप्रपात नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और काकोला जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। और काकोला जलप्रपात की कुल ऊंचाई 48 मीटर है, 160 फीट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मारे गए गुलफान बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब फणीश्वर नाथ रेणु, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, पारती, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि की महक आदि। मैला आंचल जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में। मैला आंचल किसकी लिखी हुई है रचना है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ये अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और एक है कृष्ण सिंह सत्यनारायण सिंह के बारे में फैक्ट हम देख लेते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है और श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के उपनाम से जाना जाता है और सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।